व्यूअर्स। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। देश प्रदेश की खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं आज की कुछ सुर्खियां। बहराइच में जिस दरगाह मेला पर रोक लगी थी, वही भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष ने चढ़ाई चादर। सीएम ने बताया था आक्रांता। दिल्ली में वायु प्रदूषण रोकने के लिए ऊंची इमारतों पर एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य, नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई। फरीदाबाद में झगड़े के मामले में बंद युवक को मिली जमानत, छोड़ दिया दुष्कर्म का आरोपी, 5 जेल कर्मी निलंबित। और अब खबरें विस्तार से। बहराइच में जिस दरगाह पर मेला पर रोक लगी थी, वही भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष ने चढ़ाई चादर और सीएम ने इसे बताया आक्रांता। जिस सालार मसूद गाजी को सीएम योगी ने आक्रांता बताया था, उसी की मजार पर जाकर शुक्रवार को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने चादर चढ़ाई। हालांकि इस मौके पर उन्होंने खुद को श्री राम का वंशज भी बताया। जमाल सिद्दीकी शुक्रवार को शहर स्थित सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पहुंचे और चादर चढ़ाकर जियारत की। मदरसों पर हो रही कार्रवाई पर जमाल सिद्दीकी ने कहा कि एक्शन सिर्फ उन अवैध मदरसों के खिलाफ हो रहा है जो चंदा लेकर बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पहले सनातन था, इस्लाम बाद में आया, इसलिए हम भी श्री राम के वंशज हुए। जम्मू कश्मीर के नेता रणवीर सिंह पठानिया द्वारा दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के एक विवादित बयान के खिलाफ जमाल सिद्दीकी ने कहा कि उन्होंने भांग पीकर बयान दिया होगा, जिसकी मैं निंदा करता हूं। करतानी घाट वन्य जीवन प्रभाग के मूर्तिहार रेंज के जंगल में बिछिया मिहीपुरवा मुख्य मार्ग से 500 मीटर दूर जंगल में लक्कड़ शाह बाबा की दरगाह पर जेठ के महीने में मेला लगने की परंपरा 16वीं शताब्दी से चली आ रही है। इस बार सालाना उर्स पर वन विभाग द्वारा इस मेले पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ था। बाबा लक्कड़ शाह की दरगाह पहुंचने वाले दोनों मार्गों के नाकों पर बिछिया, निशानगाड़ा और मोतीपुर वन बैरियर भी जायरीनों को रोक दिया गया। मेले पर रोक के कारण लखीमपुर खीरी के गजियापुर गांव निवासी संजय पासवान अपने बेटे गोलू का मुंडन करवाने दरगाह पूरे परिवार के साथ जा रहे थे। इन्हीं निशानगाड़ा वन बैरियर पर ही रोक दिया गया, जिससे लोगों में मायूसी देखने को मिल रही है। वहीं लक्कड़ शाह मजार की मुख्य रास्ते पर ही वन विभाग, पुलिस व PAC की टीम तैनात है, जो हिंदू मुस्लिम समुदाय के जायरीनों को रोक रहे हैं। जियारत के लिए पहुंचे श्रावस्ती जनपद के भिनगा निवासी बशीर अहमद, बहराइच निवासी मोहम्मद रिजवान, बहराइच कुशीनगर निवासी नूर मोहम्मद, नेपाल निवासी मुन्नी शाबरी, रामशंकरपुर लखीमपुर खीरी निवासी रामलखन दरगाह के मुख्य मार्ग पर बैठे मिले, जिन्होंने बताया कि उन्हें जियारत के व मान मनौती के लिए जाने दिया गया है। और अब अगली खबर। दिल्ली में वायु प्रदूषण रोकने के लिए ऊंची इमारतों पर एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य हो गया है, नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए दिल्ली सरकार ने ऊंची इमारतों पर साल भर एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य कर दिया। ये देश में पहली बार है जब किसी शहर ने वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए ऊंची इमारतों को कानूनी रूप से शामिल किया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि यह हमारे बच्चों की शुद्ध सांसों के लिए उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। हम बहानों की कोई जगह नहीं है। एंटी स्मॉग गन लगाने का आदेश व्यावसायिक परिसरों, मॉल, होटलों और संस्थागत भवनों पर लागू होगा। इसका निर्मित क्षेत्र 3000 वर्ग मीटर से ज्यादा होगा और ऊंचाई ग्राउंड फ्लोर के अलावा 5 मंजिल या उससे अधिक होगी। आवासीय भवनों, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों और व्यक्तिगत मकानों को इसमें छूट दी गई है। एंटी स्मॉग गन की तैनाती 6 महीने के भीतर करनी होगी और 15 जून से 1 अक्टूबर यानी कि मॉनसून अवधि को छोड़कर साल भर इन्हें चलाना अनिवार्य होगा। निर्देश में कहा गया है कि 10,000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र वाली इमारतों के लिए न्यूनतम 3 एंटी स्मॉग गन अनिवार्य होगी। अतिरिक्त 5,000 वर्ग मीटर पर एक और गन लगानी होगी। ये गन स्थायी ब्रैकेट पर परापेट वॉल पर लगाई जाएगी, जिनकी क्षैतिज स्त्रोत क्षमता 75 से 100 मीटर और मिस्ट डॉपलेट्स
5 से 20 माइक्रोन होनी चाहिए। संचालन अधिकतम 1200 लीटर प्रति घंटा या 8 घंटे में 10,000 लीटर से अधिक नहीं होगा। गन को दिन में 3 बार यानी कि सुबह 6:30 से 9:30 बजे तक, शाम 5:30 से 8:30 बजे तक, रात को 1:30 बजे से 4:30 बजे तक तेज गति से चलाना होगा ताकि PM2.5 और PM10 जैसे कणों को प्रभावी ढंग से दबाया जा सके। और अब अगली खबर, फरीदाबाद में झगड़े के मामले में बंद युवक को जमानत मिल चुकी है। छोड़ दिया दुष्कर्म का आरोपी, 5 जेल कर्मी निलंबित हुए। अदालत के जमानत आदेश पर गलत आरोपी को छोड़ने के मामले में निमका जेल के 5 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। इनमें असिस्टेंट मोहनलाल, सब असिस्टेंट प्रदीप त्यागी, हवलदार राजेंद्र और 2 वार्डन संजीव राजेश शामिल है। जेल अधीक्षक हरेंद्र सिंह की ओर से मामले की गंभीरता को देखते हुए अपने स्तर पर जांच की गई। इसके बाद उन्होंने इन सभी की लापरवाही बताते हुए आला अधिकारियों को रिपोर्ट भेजकर इन पर कार्रवाई की अनुशंसा की। अनुशंसा रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए इन सभी को शुक्रवार को निलंबित कर दिया गया है। जेल अधीक्षक हरेंद्र सिंह ने निलंबन कार्रवाई की पुष्टि की है। पूरे मामले में जेल उप अधीक्षक विक्रम सिंह की ओर से बल्लड़गढ़ सदर थाना में शिकायत देकर FIR दर्ज कराई गई। शिकायत में कहा गया कि सेक्टर अड़पन थाना में साल 2021 के पॉक्सो एक्ट के केस में आरोपी नितेश पांडे जेल में बंद था। इसके अलावा ओल्ड थाना के साल 2025 के झगड़े व अन्य धारा के केस में अन्य आरोपी नितेश भी जेल में बंद था। दोनों के पिता का नाम रविंद्र है। 26 मई 2025 को नितेश की जमानत के आदेश अदालत से जेल में प्राप्त हुए, लेकिन नितेश पांडे ने खुद को नितेश बताकर ये जमानत आदेश अपना बताया और जेल से रिहा होकर चला गया। आरोपी नितेश पांडे बिहार पटना का मूल निवासी है और यहाँ राजीव कॉलोनी रामबाबू का मकान में किराए पर रहता है। आरोप है कि उसने जानबूझकर ये जानते हुए कि जमानत आदेश उसकी नहीं है, खुद की रिहाई करा ली। मामले में सदर बल्लड़गढ़ थाना में FIR दर्ज कर पुलिस टीम अभी तक जांच कर रही है। और अब आगे बढ़ते हैं और डालते हैं नजर अगली खबर पर। रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड हाईवे पर एक हादसा हुआ। केदारनाथ जा रहे यात्रियों के वाहन पर पत्थर गिरे और 2 की मौत और 4 गंभीर रूप से घायल है। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर काकड़ागाड़ के समीप पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आने से एक यात्री वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। वाहन में सवार टिहरी जिले के चालक और एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 4 यात्री गंभीर रूप से घायल है। छत्तीसगढ़ निवासी सभी घायल यात्रियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है। शुक्रवार शाम करीब 5:45 बजे गंगोत्री धाम से केदारनाथ की यात्रा पर जा रहा एक यात्री वाहन गौरीकुंड हाईवे पर काकड़ागाड़ के समीप पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आ गया। जब तक चालक को कुछ समझ पाता, एक के बाद एक गिरे भारी पत्थरों से वाहन का आगे का हिस्सा और छत क्षतिग्रस्त हो गया। पिछला टायर भी निकल गया। हादसे में वाहन चालक राजेश रावत उम्र 38 पुत्र राय सिंह रावत निवासी लंबगांव नई टीरी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 5 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें पुलिस ने SDRF की मदद से अस्पताल पहुंचाया। ऊखीमठ थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव चौहान ने बताया कि यात्री छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। उन्होंने टिहरी लंबगांव निवासी राजेश रावत का वाहन बुक किया था। चालक के सिर और छात्री पर पत्थर लगने से मौत हुई है और जबकि गंभीर रूप से शैलेश कुमार घायल है, जो कि महज 24 साल का है और उनका पुत्र है मोहनलाल। युगो गई ए बाबरी ड्राइवर को द्विशा बैठे गाड़ी भाई द्विशा बैठा ऊपर खाली हाँ का नाम लिखा है मुश्किल लोगों में ए बाबा युगो गई ए बाबरी ड्राइवर को
गिम्मू नहीं तो पड़ी तो गाड़ी पे यूपी 07 तो कीजिए द्विशा बेटे गाड़ी भाई द्विशा बेटे 4 2 पार मुड़ा है ऊपर खाली हाँ करना मेरे ख्याल से मुश्किल लोगों में ए बाबा हाँ? जरा भरोसे से ये बहुत जल्द युगो यूट गई है गई ए बाप रे ड्राइवर को हाँ ते गिम्मू नहीं तो पड़ी तो गाड़ी पे यूपी 07 तो कीजिए द्विशा बेटे गाड़ी भाई द्विशा बेटे 4 2 पार मुड़ा है ऊपर खाली हाँ करना मेरे ख्याल से मुश्किल लोगों में ए बाबा और अब अगली खबर। 2 जल्लाद बेटियां प्लॉट के लिए मां का गला काटा, चेहरा भी बिगाड़ा। ज्योति प्रमीला ने बताई उस रात की खूनी कहानी। दिल्ली के रणहौला ने मां ने बेटियों के नाम प्लॉट नहीं किया तो दोनों बेटियों ज्योति व प्रमीला ने मां की हत्या की खतरनाक साजिश रच डाली। साजिश के तहत दोनों रात के समय बहादुरगढ़ से दिल्ली पहुंच गई और चाकू से मां का पूरा गला काट दिया। इसके बाद चाकू से चेहरे पर 20 से 25 वार किए थे। इसके बाद दोनों बहादुरगढ़ फरार हो गई थी। पुलिस ने प्रमीला को पहले ही गिरफ्तार कर लिया जबकि ज्योति फरार थी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने भगोड़ा घोषित हो चुकी ज्योति उम्र 46 साल को अब गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बार बार अपने ठिकाने बदलकर छिप रही थी। अदालत ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ज्योति ने खुलासा किया कि वो अपने पति से अलग रह रही थी और गंभीर वित्तीय तनाव में भी थी। उसके भाई देवेंद्र ने पैतृक संपत्ति में उसका उचित हिस्सा देने से इनकार कर दिया था। उनके पिता ने 600 वर्ग गज का प्लॉट उसकी छोटी बहन प्रमीला के नाम कर दिया था। देवेंद्र ने प्रमीला की प्लॉट की 4 दीवारी को जबरन गिरा दिया और ज्योति के दावों का विरोध कर रहा था जिसमें उनकी मां भी उसका साथ दे रही थी। दोनों ने 30 दिसंबर 2023 को मां को खत्म करने की साजिश रची। साजिश के तहत दोनों ने एक ओला कैब बुक की और रसोई के चाकू से लैस होकर सुबह सुबह बहादुरगढ़ से रणहौला पहुंच गई। प्रमीला छत पर चढ़ गई, प्लॉट में घुस गई और खुद को मवेशियों के चारे के कमरे में छिपा लिया। जब उनकी मां अंदर आई तो प्रमीला ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। आखिर में मां का गला रेत दिया गया। इसके बाद दोनों बहनें मौके से भाग गई। घटना के बाद प्रमीला को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि ज्योति अपनी बेटी के साथ बहादुरगढ़ हरियाणा में अपने किराए के मकान से भाग गई थी। और अब अगली खबर। गृह मंत्री शाह ने दिलाया भरोसा, गोलाबारी से प्रभावित परिवारों के लिए विशेष पैकेज लाएगी केंद्र सरकार। जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुंछ पहुंचे। उन्होंने पाकिस्तानी गोलाबारी में अपनों को खोने वाली परिवारों से मुलाकात की और उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपे। शाह ने कहा भारत सरकार जल्द ही गोलाबारी से प्रभावित लोगों के लिए विशेष पैकेज लाएगी। गृह मंत्री ने पूंछ के मंच से पाकिस्तान को फिर चेताया, कहा भारत किसी भी तरह का आक्रमण सहन नहीं करेगा। यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर का विकास अब नहीं थमेगा। शाह ने कहा पाकिस्तान का कृत्य घोर निंदनीय है। हम जानते हैं कि कोई भी राहत, कोई भी नौकरी प्रभावित परिवारों ने जो खोया है उसकी क्षतिपूर्ति नहीं कर सकती। पर यह जम्मू कश्मीर सरकार, भारत सरकार और समग्र देश की जनता की जो भावनाएं आपके साथ जुड़ी है उसका एक प्रतीक है। इस घटनाक्रम में आपके परिवार की जो क्षति हुई है, पूरा देश उसमें चट्टान की तरह आपके साथ खड़ा है। गृह मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर का विकास अब किसी हाल में रुकेगा नहीं। हमने तो हमला आतंकियों पर किया, पाकिस्तान ने उसे अपने ऊपर माना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन के दौरान चुन चुन कर पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को उजागर किया। गृह मंत्री ने कहा, हमने तो आतंकवादियों पर हमला किया था पर पाकिस्तान ने इसे अपने ऊपर हमला माना। उसने ये साबित किया कि उसी ने आतंकवादियों को पनाह दे रखी। कुमार जैन अली और कुमारी उर्वा फातिमा, उनकी माता श्रीमती उरूसा खान जी से गुजारिश कि वे अपना नियुक्ति पत्र माननीय महोदय जी से प्राप्त करें। श्रीमती उरूसा खान। मरहूम मोहम्मद अबरार जी की पत्नी श्रीमती शाहिदा कौसर जी से गुजारिश कि वे अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करें। श्रीमती शाहिदा कौसर।
अब मैं मरहूम रशीदा बीजी के सुपुत्र सद्दाम हुसैन जी से आग्रह करता हूं कि वे अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करें। श्री सद्दाम हुसैन। मरहूम नरगिस बेगम जी के सुपुत्र शाकिब बशीर खान, जो कि बारामूला के रहने वाले हैं, वे अपना नियुक्ति पत्र। और अब आगे बढ़ते और देखते अगली खबर। हिमाचल में कर्मचारी को 2018 से वरिष्ठता लाभ देने के हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नियुक्ति से वंचित रहे याचिकाकर्ता को वरिष्ठता लाभ देने के आदेश दिए। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग की गलती के कारण याचिकाकर्ता को नियुक्ति से वंचित किया गया, इसलिए इसे वित्तीय लाभ के बिना काल्पनिक वरिष्ठता का लाभ दिया जाए। कोर्ट ने प्रतिवादी निगम को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता को उसी तारीख से नियुक्त माना जाए जिस तारीख को उसी चयन प्रक्रिया के अन्य उम्मीदवारों को निगम ने नियुक्ति की पेशकश की थी। अदालत ने याचिकाकर्ता चमन लाल को उनके सहकर्मियों के साथ ही वरिष्ठता देने का निर्देश दिया, जिन्हें वर्ष 2018 में विज्ञापित पदों पर नियुक्त किया गया था। मामला 2016 में विज्ञापित जूनियर ऑफिसर यानी कि कार्मिक और प्रशासन के 4 पदों की भर्ती से संबंधित है। याचिकाकर्ता चमन लाल ने सभी मानदंडों को पूरा किया था। 31 मार्च 2018 को HPASE से उनसे MBA डिग्री जमा करने को कहा गया। याचिकाकर्ता ने के माध्यम से डिग्री भेज दी। आयोग ने उसके आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि जानकारी निर्धारित समय में उपलब्ध नहीं कराई गई। और अब अगली खबर। पीएम मोदी से मिलकर भावुक हुई शुभम की पत्नी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान शुभम की पत्नी भावुक हो गई। ये मुलाकात एक भावनात्मक क्षण में तब बदल गई जब उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त की। शुभम, जिनका हाल ही में किसी महत्वपूर्ण सामाजिक या व्यक्तिगत कार्य में योगदान रहा है, संदर्भ अनुसार विवरण जोड़ा जा सकता है कि पत्नी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात को जीवन का अविस्मरणीय पल बताया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री से सीधे मिलना और अपनी बात कह पाना एक सम्मान की बात है। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भी सहानुभूति और संवेदनशीलता के साथ बातचीत की, जिससे माहौल और अधिक भावनात्मक हो गया। ये क्षण न सिर्फ शुभम और उनके परिवार के लिए खास रहा, बल्कि देश भर में ऐसे लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुका है, जो अपने छोटे छोटे योगदान से बड़े बड़े बदलाव ला रहे हैं। उन्होंने संवेदना दी है, पूरे परिवार के साथ खड़े हैं, ये उन्होंने बोला है। पूरे देश, पूरा सरकार हमारे साथ खड़ी है। Just met the Prime Minister Narendra Modi. Aishanya, what was the meeting all about, and how are you feeling right now after meeting Prime Minister? Actually, he was just here to give his condolence, and जितने भी देर उन्होंने हमसे बात करी, उन्होंने सिर्फ ये बोला कि ये पूरा देश और हम सब आपके साथ खड़े हैं। वो दुखी थे, उनके चेहरे से, उनके हाव भाव से समझ में आ रहा था। पापा के पास भी आके उनके कंधे पे हाथ रख के उन्होंने बोला कि हम सब खड़े हैं आपके साथ, और ये लड़ाई हमारी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, ये लड़ाई और बड़ी है और चलेगी। और पर्सनली उन्होंने मुझसे इस पूरी ये जो इंसिडेंट था उससे रिलेटेड पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने बजे, सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन थी। बाकी वो सब खुद जानते थे, वो खुद, मुझे लगता है वो सभी के ऊपर उन्होंने नज़र रखी है, मैं कहाँ से हूँ या फिर ये फैमिली के बारे में शुभम कह रहे, सब जानते थे, सब उन्हें ऑलरेडी। प्रधानमंत्री ने आपसे ये भी बोला कि जो लड़ाई है टेररिज्म के अगेंस्ट, वो अभी खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल, उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि लड़ाई लंबी है और अभी चलेगी, उन्होंने ये बोला, तो इसका मतलब है। आपसे इंक्वायर भी करा उन्होंने इंसिडेंट्स के बारे में, जो वहाँ पे किस तरीके की गतिविधियां हुई? जी, उन्होंने पूछा वहाँ पे क्या कैसे हुआ था। इवन मेरे 1-2 ओपिनियंस थे, वो भी उन्होंने पूरा सुना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तब मैंने उनसे कहा कि मुझे लगता है कि वो इंटरनली हिंदू मुसलमान को अलग करना चाह रहे हैं, शायद इसलिए वो आए थे, या फिर कश्मीर में चीज़ें सही हो रही थी, वो उसे ख़त्म करना चाहते थे इसलिए आए थे। उन्होंने सुना और एक्नॉलेज किया इस फैक्ट्स को। क्या बात अपने प्रधानमंत्री ने अपने आपके सामने इस पूरी बात सुन के रखी? उन्होंने कहा कि मुझे भी, मतलब हम सबको भी इस घटना से यही लगता है कि यही रीज़न थे उनके यहाँ पे इस तरीके से अटैक करने का, नहीं तो ये पहला टेरर अटैक है जहाँ पे धर्म पूछ के मारा जा रहा है, तो इसका यही मतलब। आपकी पूरी मीटिंग रही, कैसे देखती हैं इसको? भावुक बोल है आपके लिए? बिल्कुल भावुक है, वो खुद भी बहुत भावुक थे और पूरे परिवार से मिलकर उन्होंने यही बोला कि पूरा देश आपके साथ आज खड़ा है। जब आपने प्रधानमंत्री जी को कहा होगा कि धर्म पूछ के उन्होंने मारा, तो उनका पहला रिएक्शन क्या था?
मैंने उनसे ये बोला कि वो धर्म के लिए हमें धर्म में बांट रहे थे। मैंने ये नहीं कहा कि वो धर्म पूछ के मारा, ये तो सबको पता ही है। मैंने उनसे ये कहा कि वो पाकिस्तानी, वो टेररिस्ट आके हमसे धर्म पूछ के हमें मार रहे थे। वो इंटरनली हमें हिंदू मुसलमान में बांटना चाह रहे थे। क्या मैंने ये बोला? तो उसका प्रधानमंत्री जी का रिएक्शन उन्होंने कहा कि वो दोबारा मिलेंगे और फिर इस बारे में या फिर जो भी चीजें हैं वो आगे बात करेंगे। ठीक है। जी जी किस तरह की बात हुई? माननीय प्रधानमंत्री जी से मिल करके हमारे परिवार ने उनका आभार व्यक्त किया कि उन्होंने जो 22 अप्रैल का जो नृशंस घटना हुई थी उसके जवाब में आतंकवाद पे बहुत ही कठोर प्रहार किया। पाकिस्तान में आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने का सेना को खुली छूट दी। उसके लिए मैंने प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त किया, अपने परिवार की तरफ से आभार व्यक्त किया और ये कहा कि प्रधानमंत्री जी आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, मेरा पूरा परिवार, पूरा समाज आपके साथ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस घटना पे गहरा दुख व्यक्त किया हमारे परिवार के साथ। ऐसान्य से उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जो ये लड़ाई है हमारी वो जारी रहेगी और हम आतंकवाद का समूल विनाश करेंगे। शहीद का दर्जा आज चूंकि प्रधानमंत्री जी कानपुर आए थे, किसी तरह की कोई मांग रखने जैसा कोई विषय नहीं था। मैंने प्रधानमंत्री जी से सिर्फ इसलिए मिलने की इच्छा व्यक्त की थी कि मैं उनका आभार व्यक्त कर सकूं, जैसा उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की। कुछ प्रधानमंत्री जी ने शुभम को लेकर आपकी बहू और आप लोगों से कुछ कहा होगा? जी हाँ, बिल्कुल बात की। वो शुभम, उनको सारी जानकारी थी प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने बहू से बात की, किस तरह घटना हुई उस दिन, उसके बारे में बहू से जानकारी ली और बातचीत करते हुए सभी लोग भावुक हो गए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी भी बहुत भावुक हो गए थे और निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि इस घटना से उनको बहुत कष्ट है और निश्चित तौर पे वो आतंकवाद के खिलाफ और भी निर्णायक कार्रवाई करेंगे। किस तरह का क्षण था जिस वक्त प्रधानमंत्री जी आपके सामने खड़े थे? जी, बहुत भावुक क्षण था, बहुत भावुक क्षण था उस समय। प्रधानमंत्री खुद भी, माननीय प्रधानमंत्री जी खुद भी बहुत भावुक हो गए थे और निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री जी को इस घटना को लेकर बहुत गहरा दुख है और वो बिल्कुल संकल्पबद्ध हैं कि आतंकवाद का सफाया ही करके मानेंगे। पिताजी से क्या कुछ बातचीत हुआ? आप और अब आगे बढ़ते और देखते अगली खबर। हरदोई में बड़ा हादसा हुआ है। बारात से लौटते समय बेकाबू होकर एक कार पलट गई। इसमें 6 की मौत और 5 गंभीर रूप से घायल है। हरदोई जिले में शाहबाद कोतवाली में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहां शादी समारोह से लौटते समय कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार पाली से मझीला थाना क्षेत्र के कुसुमा गांव बारात गई थी। सुबह तड़के भारत से वापस पाली आ रही एक कार आलमनगर मार्ग पर गाजीपुर के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के दौरान कार में 11 लोग सवार थे। हादसा इतना भीषण था कि 2 सगे भाइयों सहित 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक घायल ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की जानकारी पर पुलिस व परिजन भी मौके पर पहुंच गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। सीओ शाहबाद अनुज कुमार ने बताया कि शादी समारोह से वापस लौटते समय एक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा शनिवार सुबह करीब 3 बजे मंझीला थाना के पास हुआ। इस सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। सभी घायलों का अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। यहां डॉक्टरों ने 6 को मृत घोषित कर दिया। अन्य घायलों का इलाज जारी है, जिनको प्राथमिकता उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मृतक हरदोई के पाली थाना क्षेत्र के निवासी थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 30-31 मई 2025 की रात्रि को थाना पाली के मोहल्ला पटिया नीम से नीरज सनाफ राम सेवक की बारात थाना मझिला के ग्राम कुसुमा गई हुई थी। वापस लौटते हुए बारातियों की एक कार मुक्पापुरवा मोड़ थाना मझिला के पास अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस द्वारा एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को तत्काल सीएचसी शाहबाद भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया एवं 6 लोगों को बेहतर उपचार हेतु हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम एवं पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।
दर्शकों फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी शिवा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच